हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिन सुशील ज्ञान पाठशाला में। आज का टॉपिक है लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में आज आप लोग देखेंगे लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है। तो इसको हम इस तरह से कुछ देखते हैं कि हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर मुझे गर्व होता है, जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं, जबकि एक बेटी होने पर एक शांत का माहौल हो जाता है। यहाँ तक कि कोई भी जश्न नहीं हो पाता, यह इसका नियम ही बनाया जाता। ऐसा लड़के के लिए इतना ज़्यादा प्यार कि लड़कों के जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म के पहले ही मार देते हैं। यदि सौभाग्य से वे बच भी जाती हैं किसी तरह से, तो हम जीवन भर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूंढते रहते हैं। हालांकि हमारे धार्मिक विचार औरत को देवी का स्वरूप मानते हैं, लेकिन हम उसे एक इंसान के रूप में पहचान से ही मना कर देते हैं। हम देवी की पूजा करते हैं पर लड़कियों को शोषण करते हैं। जहाँ तक महिलाओं के संबंध में हमारे दृष्टिकोण का सवाल है, तो हम कह सकते हैं कि दोहरे मानकों का एक ऐसा समाज है जो हमारे विचार और हमारे उपदेश, हमारे कार्यों से अलग होता है। चलो लिंग असमानता की घटना को समझने के लिए कुछ हम तथ्य देखते हैं और उसको समाधान को खोजने का प्रयास करते हैं। भारत में लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण और प्रकार क्या क्या हैं? कैसे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टीरियोटाइप्स इन इंडिया। भारत में लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है, किस प्रकार के होते हैं, किन के कारण होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम पहले एक एक करके वर्णन। पहला क्या है? भारतीय समाज में लिंग असमता का मूल कारण उनकी पितृत्वात्मक सत्ता व्यवस्था में निहित होती है। जो पितृसत्ता की व्यवस्था होता है उसमें सारे के सारे दोष निहित होते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्व के अनुसार यह कहा गया है कि पितृसत्ता सामाजिक संरचना की एक ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है और उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना रही है, जो कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वे हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अन्य किसी धर्म के हों, उनको क्यों नहीं हो, उनसे प्राप्त किया जाता है। दूसरा उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि प्राचीन भारतीय हिंदू कानून के निर्माता मनु के अनुसार ये कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि औरत को अपनी बाल्यावस्था में पिता के अधीन होना होता है, शादी के बाद अपने पति के अधीन हो जाते हैं और वृद्धावस्था होने अथवा विधवा होने के बाद वो अपने पुत्र के अधीन हो जाना चाहिए या रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद का जीने का स्वतंत्र अधिकार या अनुमति नहीं होती है। तीसरा है, मनु द्वारा महिलाओं के लिए ऊपर वर्णित स्थिति आज के आधुनिक समाज की संरचना से भी मान्य है। जैसे यदि यहाँ कहाँ से कुछ अपवादों को छोड़ दे तो महिलाओं को घर के बाहर या घर के अंदर या समाज में या दुनिया में स्वतंत्र निर्णय लेने का कोई अधिकार ही नहीं मिलता। चौथा, मुसलमानों में भी ऐसी स्थिति होती है और वहाँ भी भेदभाव या परतंत्रता के लिए मंजूरी धार्मिक ग्रंथों और इस्लामी परंपराओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसी तरह अन्य धार्मिक सभ्यताओं या मान्यताओं में भी महिलाओं के साथ एक ही प्रकार से या अलग तरीक़ों से भेदभाव हो रहा है। पांचवा, हमारे समाज में लैंगिक असमानता को दुर्भाग्य बात भी महिला है कि प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों के कारण उन्होंने पुरुषों के अधीन अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया है और वे इस समान पितृत्वात्मक व्यवस्था का भी अंग बन गई हैं। यह है। छठवां, महिलाओं के समाज में निचला स्तर होने के कारण कुछ इस प्रकार हैं कि अत्यधिक गरीब और शिक्षा की कमी होने के कारण गरीबी और शिक्षा की कमी होने के कारण महिलाएं कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, संगठित व स्वीकृत का कार्य करने या प्रवासी मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर होती हैं। महिलाओं को न केवल असमानता वेतन अधिक कार्य कराया जाता है, बल्कि उनके लिए कम कौशल की नौकरियां भी पेश की जाती हैं जिनका वेतन बहुत ही कम होता है। यह लिंग के आधार पर असमानता का एक प्रमुख रूप बन गया है।
लड़कियों को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है, क्योंकि एक दिन उनकी शादी होगी और उसे पिता के घर छोड़कर एक दूसरे के घर जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छी शिक्षा के अभाव में वे वर्तमान में नौकरियों कौशल मांग की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होती हैं। वही प्रत्येक साल हाई स्कूल और इंटर कॉलेज या इंटर में लड़कियों का परिणाम लड़कों से अच्छा आता है। ये प्रदर्शित करता है कि 12वीं कक्षा के बाद माता पिता लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, जिससे कि वे नौकरियां प्राप्त करने के क्षेत्र में पिछड़ी रहती हैं। 8वां, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि परिवार खाना की आदतों के मामले में भी केवल लड़का ही ऐसा होता है जिसे सभी प्रकार का पौष्टिक और स्वादिष्ट पसंदीदा भोजन प्राप्त होता है, जबकि लड़की को वे सभी चीज़ें खाने को मिलती है जो परिवार के पुरुष खाना खाने के बाद बचा देते हैं, जो दोनों ही गुणवत्ता और पौष्टिकों के में बहुत ही घटिया किस्म का होता है। और यही बाद के वर्षों में उनकी खराब सेहत का प्रमुख कारण बन जाती है। महिलाओं में रक्त की कमी होने के कारण होने वाली बीमारी एनीमिया, जिसे अल्परक्तता और बच्चों को जन्म देते समय होने वाली परेशानियों का प्रमुख कारण घटिया किस्म का खाना होता है, जो उन्हें अपने पिता के घर और ससुराल दोनों जगह से मिलता है। इसके साथ ही असहाय काम का बोझा जिसे वे बचपन से ही ढोती चली आ रही हैं। अतः उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज में, घर में और घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। 10वां, बच्चों की भाषा क्या है। 11वां, अक्सर बच्चों अपनी अस्थायी भाषा से सहज समूह करते हैं या महसूस करते हैं, लेकिन जब कक्षा में कोई दूसरी भाषा काम में लाई जाती है तब उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे माहौल में शिक्षक और बच्चों दोनों एक दूसरे की मदद करनी होती है, जिससे वे कक्षा में अपनी अपनी भाषा बोल सके और एक दूसरे से सीख सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षावादी कक्षा में एक से ज़्यादा भाषाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहन करने की बात करते हैं, क्योंकि बच्चों के वास्तविक अनुभव तो उनकी अपनी ही भाषा में होती है। अगर उनको कक्षा में अभिव्यक्त होने से रोका गया तो यह बच्चों के साथ भेदभाव होगा। जैसे एक सहज, एकाग्र एवं शांत मन होना चाहिए, सही संतुलन होना चाहिए, तर्कशील सोच होना चाहिए, एक सख्त मन होना चाहिए, असंतर प्रज्ञा होना चाहिए और ग्रहण बोध होना चाहिए और अवलोकन की शक्ति होनी चाहिए बच्चों में।